हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल एडुकेशन एकेडमी 2.0 एडुकेशन एकेडमी 2.0 पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग गुप्त काल के बारे में कुछ हम लोगों ने पढ़ा है पिछले लेक्चर में। अब हम पढ़ेंगे गुप्त काल के बारे में, जो शेष बचे हुए थे उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो गुप्त काल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, और गुप्त काल के पीरियड को हम लोग स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ जो सुपिया का लेख जो मिला था, उसमें गुप्त वंश को घटोत्कच वंश के भी नाम से जाना जाता है। तो ये सब हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था। तो आज हम लोग जो गुप्त काल से संबंधित शेष बचे हुए हैं उन्हें हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गुप्त काल की कृषि व्यवस्था के बारे में। तो गुप्त काल की जो कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था, तो ये था सामंतवाद का प्रारंभ। सामंतवाद का प्रारंभ था जो गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण था। तो गुप्तकालीन के समय जो भूमि का वर्णन किया गया था, भूमि का वर्गीकरण किया गया था, वो किस आधार पे किया गया था उसका हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो क्षेत्र वास्तु खिल अपरहत और चारागाह के अनुसार इसमें भूमि का वर्गीकरण किया गया था। तो जो कृषि जो था, वो कृषि के क्षेत्र में, यानी कि जो खेती करने योग्य जो खेत होता था, उसे खेती करने योग्य भूमि को हम लोग क्षेत्र कहते थे। वास्तु जिसमें निवास किया जाता था उसे वास्तु कहा गया। जो भूमि कृषि योग्य है ही नहीं उसे खिल कहा गया। और अपरहत जिसे जंगल में, मतलब जहाँ पे जंगली भूमि थी, उपजाऊ नहीं होती थी, उसे हम लोग अपरहत कहा। और जहाँ पे पशुओं के लिए चारा छोड़ी गई भूमि थी उसे हम लोग चारागाह कहा। हम लोगों ने चारागाह के नाम से, और इतिहासकारों ने भी इसी चारागाह के नाम दिए थे। तो यानी कि जिसमें खेती होती थी उसे क्षेत्र कहा गया, जिसमें लोग रहते थे, निवास करते थे, वो वास्तु हो गया। और जहाँ पे कृषि होता ही नहीं था, जो कृषि योग्य भूमि नहीं थी, बंजर भूमि थी, उसे खिल कहा गया। और जिस भूमि पर जंगल था उसे हम लोग अपरहत के नाम दिए। और जहाँ पे चारागाह, घास फूस जो थे ज़्यादा उपजाऊ नहीं थे, और वहाँ पे घास वास और जंगल झाड़ तो होते ही हैं, तो वहाँ पे चारागाह यानी पशुओं के जो चरने के लिए जो जगह छोड़ी गई थी उसे हम लोग चारागाह के नाम से जानते गए। फिर किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ किए थे? ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए थे? वो थे प्रवरसेन प्रथम जो थे। प्रवरसेन प्रथम थे जिन्होंने चार अश्वमेध यज्ञ किए। कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? कायस्थ शब्द का जो है उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में कायस्थ शब्द का उल्लेख मिलता है। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ईंटों से निर्मित जो मंदिर है वो गुप्त काल के समय में जो मंदिर बनाया गया था ईंटों से, जो मंदिर ईंटों से बनाया गया था वो मंदिर कहाँ मिलता है? तो ये मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मिलता है। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर यानी कि बिठूर में है। कुमार गुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्कों यानी कि मयूर शैलों में का प्रचलन हुआ। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के शासन काल में की गई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो कुमार गुप्त के द्वारा ही किया गया है। ठीक है, कुमार गुप्त के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। साथ ही उसमें यह भी किया गया था जो रजत सिक्कों का जो प्रचलन हुआ था मध्य भारत में, वो कुमार गुप्त के समय ही किया गया। और उसी समय वो अपने शासनकाल के समय ही कुमार गुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि भी धारण किए थे। ठीक है, तो गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि क्या कह रहा था? गुप्त काल में जो पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? तो ये था व्यापारिक मंदी के कारण ही पैठन की प्रसिद्धि होता था। शतरंज के खेल में भारत
शतरंज का जो खेल था उसमें भारत में गुप्त काल के दौरान हुआ था, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप पहुंच गया। यानी कि कहा जाए तो शतरंज का जो खेल है सबसे पहले भारत में ही हुआ था, और भारत में वो भी गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल के समय ही शतरंज का खेल हुआ था। लेकिन उस युग में शतरंज को चतुरंग के नाम से जाना गया। शतरंज जो खेल है जिसे चेस कहते हैं, चेस को गुप्त काल के समय चतुरंग के नाम से जाना गया, और यह खेल भारत से ईरान चला गया और उसके बाद ईरान से यूरोप की तरफ चला गया। गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र का जो जहाज था वो रवाना होते थे। गुप्त काल में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का जो थे जहाज रवाना होते थे, तो वो ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह थे वहाँ से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों में जहाज को जो था रवाना किया जाता था। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया था? तो गुप्त काल जिस समय चला था तो वो फाहियान चीनी यात्री थे। ये नालंदा विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा के लिए आए हुए थे, और शिक्षा के दौरान ही इन्होंने भारत की गुप्त काल के समय भारत के दशा का वर्णन भी किया। भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे पहले जो प्राचीन मंदिर है वो किसके काल में बनाया गया? तो भारत में जो हिंदी देवी देवताओं को जो समर्पित किया गया जो मंदिर है वो सबसे पहले गुप्त काल के द्वारा बनाया गया था। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य एरन से प्राप्त हुआ था। सती प्रथा का जो उल्लेख जो किया गया था वो अभिलेखिक साक्ष्य एरन से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री की सती होने का उल्लेख मिलता है। तो गोपराज की पत्नी जो थी वो सती होने का उल्लेख सबसे पहले मिला, और ये उल्लेख मिला था प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्रमाण मिला था, और यह अभिलेख जो मिला था वो 510 ईस्वी का था। ठीक है। गुप्त काल में ऐसे कौन से चीनी थे? गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? गुप्त काल में चीन से जो वस्तु आता था भारत, वो कौन सा था? तो वो रेशमी कपड़ों का जो था आयात किया जाता था। रेशमी कपड़ों का आयात किया जाता था भारत के द्वारा, जो कि चीन से मंगाया जाता था। गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? तो समुद्रगुप्त जो था गणराज्यों के अंत के लिए उत्तरदायी साबित हुआ था, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य के ऐसे पहले शासक समुद्रगुप्त थे, जिन्होंने परम भागवत जो धर्म थे उनकी उपाधि धारण किए थे। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे वो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने भारत को जीरो दिया। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है अजंता में। विशाख दत्त कृत नाटक देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है। विशाख दत्त जो कृत नाटक जो है उसमें देवी चंद्रगुप्तम में इसका देवी चंद्रगुप्तक एक नाटक है, उसमें विशाख दत्त कृत का नाटक मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की भी हत्या की थी। और इसमें देवी चंद्रगुप्त यानी कि विशाख दत्त जो नाटक है उसमें देवी चंद्रगुप्तम का भी उल्लेख मिलता है, और इसमें यह भी बताया गया है कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे वो अपने बड़े भाई रामगुप्त की भी हत्या किए थे। किसके स्वर्ण सिक्के में हीन मिलावट यानी धातु का प्रतिशत सर्वाधिक होता था? तो स्कंदगुप्त के समय में स्वर्ण सिक्कों में जो था हीन यानी कि बहुत ज़्यादा मिलावट किया जाता था। गुप्त काल में लिखित सांस्कृतिक नाटकों में स्त्री और शूद्रों के संवाद किस भाषा में थे? तो प्राकृतिक भाषा में थे। गुप्त काल के समय जो नाटकों या शूद्रों का जो वर्णन मिलता था तो वो संस्कृत नाटकों का जो वर्णन या स्त्री या शूद्रों का जो वर्णन मिलता था तो वो भाषा जो था वो प्राकृतिक भाषा का था, प्राकृतिक का था।
गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त। और गुप्त वंश की जो स्थापना किए थे वो थे श्रीगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किए थे तो वो किसने किए थे? तो कुमारगुप्त ने, कुमारगुप्त के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से सकारी कहा गया? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से सकारी कहा गया? शकों पर विजय के कारण ही इसे सकारी कहा गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, या विक्रमादित्य या विक्रमांक के नाम से इनकी उपाधि मिली है इन्हें। और इन्होंने शक वंश जो था उस पर इन्होंने अपना विजय प्राप्त किया था, इसके कारण इसे सकारी के नाम से जाना जाता था। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र बताया गया? ऐसे कौन सा अभिलेख है जिसमें समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया? तो ये अभिलेख है प्रयाग अभिलेख। हुनों ने स्कंदगुप्त के शासन काल में, हुनों ने स्कंदगुप्त के शासन काल में आक्रमण किया था। इसमें स्कंदगुप्त ने हुनों पर विजय प्राप्त किया था। तो स्कंदगुप्त के समय पर, स्कंदगुप्त के शासनकाल पर हुन जो थे आक्रमण किए थे, ठीक है। और आक्रमण करने के बाद युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में हुन की पराजय हुई थी और स्कंदगुप्त जो की विजय हुई थी, और उसी में हुनों पर विजय भी स्कंदगुप्त ने ही प्राप्त किया था। गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थी को क्या कहा जाता था? यानी कि गुप्त काल में जो श्रेणियों से बड़ी कोई आस्था थी, जो संस्था थी जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य हुआ करती थी, उसे क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था निगम। अग्रहार से क्या तात्पर्य है? अग्रहार से क्या तात्पर्य है? तो ये ब्राह्मणों को दिए जाने वाला भूदान अग्रहार कहलाता था। अग्रहार जो होता था गुप्त काल के समय, वो अग्रहार कहा जाता था, जिसमें ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, वो भी भूमि दान में दिया जाता था, उसे ही अग्रहार कहा जाता था। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ? तो ये भी गुप्त काल में ही हुआ। विदिशा के पास जो बुद्ध गुफाओं का निर्माण किया गया है, गुफाओं का जो निर्माण किया गया है वो किया गया है गुप्त काल के शासन काल में, ठीक है। वराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में कराया गया? वराह गुहा का जो निर्माण कराया गया वो किस देवता के सम्मान में कराया गया? तो ये कराया गया है भगवान विष्णु के सम्मान में कराया गया। तो गुप्त वंश के समकालीन जो राज्य वंश जो चला था, गुप्त वंश के समय यानी कि साथ जो राज्य वंश चला था उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। वाकाटक राजवंश जो था वो 255 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके जो संस्थापक थे बिंद शक्ति थे। इनके संस्थापक जो है ये बिंद शक्ति थे, और इनको 330 ईस्वी में वाकाटक राजवंश की दोबारा स्थापना हुई थी सर्वसेन के द्वारा। नाग राजवंश जिनकी स्थापना 305 ईस्वी में हुई थी, वो भी भव नाग के द्वारा। त्रैकुटक राजवंश जो कि 415 ईस्वी में, त्रैकुटक राजवंश जो थे वो 415 ईस्वी में इंद्रदत्त के द्वारा इनकी स्थापना हुई थी। हून राजवंश जो 500 ईस्वी में तोरमान के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी, हून राजवंश की, ठीक है। उसके बाद सालंकायन राजवंश जो है वो 300 ईस्वी में इनकी स्थापना की गई थी देववर्मन के द्वारा। विष्णु कुंडिन जो थे, विष्णु कुंडिन राजवंश की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 475 ईस्वी में, वो भी विक्रमेंद्र फर्स्ट के द्वारा किया गया था। विष्णु कुंडिन राजवंश का स्थापना जो किया गया था वो किया गया था 475 ईस्वी में, और विक्रमेंद्र
फर्स्ट के द्वारा किया गया था। माथुर राजवंश जो कि 325 ईस्वी से 325 ईस्वी में अच्युत के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और फिर 350 ईस्वी में शंकर वर्मन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो गुप्त काल के जो मतलब समकालीन राजवंश थे वो थे वाकाटक, नाग, त्रैकुटक, हून, शालंकायन, विष्णुकुडिन और माथुर। ये जो थे वो गुप्त साम्राज्य के समकालीन थे। साथ ही साथ गुप्त काल के समय भारत जो थे चीन से क्या आयात करता था, तो वो करता था रेशमी कपड़ा जो था वो चीन से आयात होता था। कलहन के अनुसार अगर कहा जाए तो कलहन के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता था और कश्मीर की राजधानी जो थी वो स्थापना किया था श्रीनगर। कलहन की एक पुस्तक है, उसमें कश्मीर के बारे में पूरा चर्चा किया गया है और कश्मीर के बारे में जिसमें चर्चा किया गया है उसमें अशोक ने 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता था और कश्मीर की राजधानी जो थी वो श्रीनगर स्थापना किए थे। तो इस प्रकार हमारा जो है आज गुप्त वंश का समापन होता है, यानी गुप्त काल का जो है गुप्त काल का इस प्रकार इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो हमारा गुप्त काल समाप्त हो गया। तो हम लोग अगले दिन गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग गुप्त काल को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।